19 मई 2024 जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। रईसी ईरान में खामेनेई के बाद दूसरे सबसे पावरफुल शख्स थे। ईरान इराक युद्ध के अंत में 1988 में उसने करीब 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी की सजा सुनाई थी। खैर, उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी या फिर साजिश, यही सबसे बड़ा सवाल है। भले ही कहा जा रहा है कि अजरबैजान बॉर्डर के पास मौसम खराब होने के चलते प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन फिर भी शक की सुई इजराइल की ओर है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है और इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद क्या कुछ कर सकता है ये भी हर कोई जानता है। ऊपर से इजराइल हमास के बीच चल रही जंग की वजह से ऐसी दुर्घटना में इजराइल का नाम आना लाजमी था, सबूत हो या ना हो, क्योंकि इन्हीं को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी। ईरान ने मौजूदा संघर्ष में हमास का समर्थन किया था और तेहरान के लेबनानी शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह का भी, जो इजराइल के साथ सीधे संघर्ष में है। फिर पिछले महीने ईरान और इजराइल का शैडो वॉर खत्म हो गया। दोनों तरफ से खुले तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी और देश के राष्ट्रपति रईसी और ईरानी विदेश मंत्री को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को घने कोहरे के बीच पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति रईसी के नेतृत्व में ईरान ने हथियार बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन किया था। साथ ही इसने इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए थे। 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ। ईरान समर्थित मिलिशिया ने इजराइल को निशाना बनाया। तेहरान ने अप्रैल में इजराइल पर असाधारण हमले किए, जिसमें सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि इजराइल, अमेरिका और उसके साथियों ने इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया था। इन सबको लेकर इजराइल काफी भड़का हुआ था। ईरान ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसी भी तरह की गड़बड़ी का संकेत तो नहीं दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से की गई एक ईरानी जनरल की हत्या और उसके बाद ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले को देखते हुए इस थ्योरी को भी बल मिलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मशहूर है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि मोसाद ने कभी किसी देश के चीफ लीडर को या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को निशाना नहीं बनाया है और एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसा करना सीधे तौर पर युद्ध के लिए निमंत्रण देना होगा, जो इजराइल नहीं करेगा। ऐसे अगर पूछे कि हादसे को क्यों साजिश बताया जा रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। पहला कारण, कुल 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें से केवल एक ही गिरा। कैसे सिर्फ रईसी का ही प्लेन चपेट में आया? दूसरा, अजरबैजान कनेक्शन। मिडिल ईस्ट का एक लौता देश है जिससे इजराइल के अच्छे रिलेशन है। ईरान में ऐसे कई इजरायली हमले हुए हैं जिसमें अजरबैजान कनेक्शन सामने आया है। तीसरा, रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसके पायलट ने आखिरी वक्त में कोई इमरजेंसी कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, यह भी एक सवाल है। चौथा, कि ईरान में उत्तराधिकारी की लड़ाई भी एक थियरी के रूप में सामने आ सकता है। जैसे कि देखा जाता है कि अक्सर सत्ता के लिए लड़ाई होती है। हालांकि प्लेन क्रैश की बात पर भरोसा इसीलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह हेलीकॉप्टर 50 साल से भी ज्यादा पुराना था। इसे 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले खरीदा गया था। ईरान के ऊपर बैन लगे हैं जिससे वो विदेशों से हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहा है। दूसरी चीज कि अजरबैजान के लोग हमलों में शामिल रहे हैं, लेकिन अजरबैजान की सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ईरान बहुत पावरफुल देश है, ऐसे में अजरबैजान की सरकार कोई मुसीबत नहीं मोलना चाहेगी। ईरान के आगे अजरबैजान की कोई हैसियत नहीं है। ईरान में एक सिस्टम काम करता है और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई सेना या नीति सब कुछ तय करते हैं। इन नीतियों को ईरानी राष्ट्रपति सिर्फ लागू करता है। अब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और फिर चुनाव होंगे। बात है 1972 की म्यूनिख ओलंपिक की, जब 8 फिलिस्तीनी आतंकियों ने अटैक किया था। इस अटैक में 2 इजरायली खिलाड़ियों की मौत हुई थी और 9 खिलाड़ियों को कैद कर लिया गया था। बाद में सभी 9 खिलाड़ियों को मार दिया गया था। मोसाद ने अपने 11 खिलाड़ियों की हत्या करने वाली
आतंकियों को दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर मारा था। ये 12 साल तक ये कैंपेन अभियान चला था जिसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट में छिपे आतंकी मारे गए थे। कहा जाता है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद के एजेंट आतंकियों को मारने से पहले उन्हें तोहफे भी भेजते थे जिसमें लिखा होता था कि हम ना भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। इसीलिए मोसाद को रईसी के मौत से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और अरब देश ईरान को एटमी ताकत बनते नहीं देखना चाहते। इसीलिए 2020 में यहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सेट किया गया। मोसाद के टारगेट लिस्ट में थे फादर ऑफ द बॉम्ब कहे जाने वाले मोहसिन फखरीजादे। 27 नवंबर 2020 को हाई सिक्योरिटी जोन से 5 ब्लैक गाड़ियां गुजरती है जिसमें से एक में होते हैं मोहसिन फखरीजादे। अचानक एक गाड़ी में हैवी फायरिंग होने लगती है। इसी वक्त कुछ दूरी पर मौजूद एक पिकअप वैन में धमाका होता है। धूल और धुआं जब छटता है तब पता चलता है कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे मारे जा चुके हैं। इसके लिए 8 महीने तक मोहसिन पर नजर रखी गई थी। मोसाद को ईरानी एजेंट से मदद भी मिली थी। मोसाद के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि मोहसिन ऐसे एटमी बम बनाने के करीब थे जो बेहद घातक हो सकते थे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल ने फखरीजादे की हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो बेल्जियम से बने FNMAG रोबोटिक मशीन गन थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी। इस पूरे हथियार का वजन करीब 1 टन के आसपास था। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि मरे हुए ईरानी राष्ट्रपति के हाथ खून से रंगे हुए थे क्योंकि उन्होंने चरमपंथियों का समर्थन किया था। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है जो पहले उपराष्ट्रपति थे। हादसे की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। भले ही रईसी की मौत को एक्सीडेंट बता दिया जाए लेकिन इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी पर हमेशा डिबेट जरूर होती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।